हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बीटेक के कोर्स में जो हम लोग के पास इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा मॉड्यूल है, यूनिट आप कह सकते हो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से जो लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं और जो कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, दे विल स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन वेरी डिटेल। हम अभी जो मेन पार्ट जो इसके डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मैथमेटिकल टूल्स, जो कि ज़रूरी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को समझने के लिए। देन वी विल डिस्कस द मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन जो 4 इक्वेशंस होती हैं और उनके डिफरेंशियल फॉर्म होते हैं, उनके इंटीग्रल फॉर्म होंगे। वी विल डिस्कस ये सारे फॉर्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, अल्टीमेटली इनसे हम लोगों ने एक वेव थ्योरी को मैथमेटिकल देखा था डेवलप होते हुए। मैक्सवेल ने जो डेवलप किया था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो पढ़ेंगे। और देन जो एनर्जी कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी कन्फाइंड रहती है, या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसा होता है, वो सारी चीज़ें यानी पॉइंटिंग वेक्टर्स वगैरह को यहाँ पर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट टू डिस्कस द मैथमेटिकल टूल्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखो, अगर हम मैथमेटिकल टूल्स, क्योंकि पूरी वेक्टर कैलकुलस इसके अंदर काम करती है और बहुत ही डेवलप तरीके से वेक्टर कैलकुलस यहाँ पर यूज होती है। और एक जनरल प्रैक्टिस है कि जितना बेहतर तरीके से आप इस मैथमेटिकल टूल्स को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप इस थ्योरी को समझ पाओगे, इस थ्योरी की डेप्थ को आप समझ पाओगे, अगर आप इस मैथमेटिकल टूल यानी वेक्टर कैलकुलस को समझते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस द डेल ऑपरेशन या डेल ऑपरेटर। देखो, ऐसा होता है कि आप सबने वर्ड सुना है डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोग पढ़ते हो, डेरिवेटिव आपने सुना है। आपके पास मान लो कोई फंक्शन, जैसे कि सपोज x है, और आप उस x को y के रिस्पेक्ट में चेंज होता हुआ देखना चाहते हो, तो आप dx बाई dy कर देते हो, या इसका उल्टा है dy बाई dx आप देखते हो। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव। मान लो थोड़ा जनरलाइज करते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं जो कि फंक्शन x का है, और हम इसका चेंज देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव जो होता है उसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है 3 डायमेंशनल स्पेस में। आप केवल x के साथ नहीं देख रहे हो, आप केवल y के साथ नहीं, आप केवल z के साथ नहीं, बल्कि इन तीनों के ही आपस में एक साथ जो वेरिएशन होता है उसको देखते हैं। तो उस स्थिति में हम डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शन। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है जो कि x का भी है, y का भी है, z का भी है, और आप एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि इस फंक्शन का हमें चेंज देखना है x के साथ में, इस फंक्शन का चेंज देखना है y के साथ में, इसका चेंज देखना है z के साथ में, और फिर इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, सारे जो बदलाव हो रहे हैं इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो ऐसे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए आप इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ऑपरेटर का मतलब होता है जो ऑपरेट करे किसी फंक्शन पर, और हम जो चाहते हैं वो हमें उससे मिल जाए। इसका एप्लीकेशन जब करोगे तो आप और अच्छे समझोगे। तो ये जो ऑपरेटर होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, आई कैप, जे कैप, के कैप है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर्स दिखा रहे हैं, आई डायरेक्शन, आई कैप एक्स को आप मान सकते हो, जे कैप वाई को, और के कैप जेड को। तो इसको हम स्केलर और वेक्टर के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ऑपरेटर को किसी ऐसे फंक्शन पे लगाया जो कि वेक्टर नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन f है ये x y z का फंक्शन है, बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब आप ये डेल ऑपरेटर किसी इस तरह के फंक्शन पर अप्लाई करते हो, तो आप उसका ग्रेडियंट निकालते हो। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल आगे के टॉपिक में। ओके, अगर आप डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हो, तो डेल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर आपने कंसीडर किया है। तो दो वेक्टर किसी न किसी रूल के थ्रू ही जुड़े होंगे, या तो डॉट का रूल होगा या क्रॉस का रूल होगा। यहाँ हमारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब है, और ये है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे डाइवर्जेंस। क्यों इसका नाम है, वी विल डिस्कस अगेन। आई एम सेइंग कि अभी हम बात करेंगे। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आप लोगे कर्ल। अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन हो तो आप कह रहे हो डॉट प्रोडक्ट
तो D फॉर डॉट, D फॉर डाइवर्जेंस। और आप कह रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो C फॉर क्रॉस, C फॉर कर्ल। तो इससे आप याद रखिएगा कि जब भी किसी डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है देन वी गेट द डाइवर्जेंस, और जब उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है देन वी गेट द कर्ल। एक और चीज यहाँ पर है, लैप्लासियन ऑपरेटर है। तो लैप्लासियन ऑपरेटर का आपको देख रहे हो फॉर्मूला डेल स्क्वायर। अब वेक्टर यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस डेल का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, देन दिस गिव्स यू द डेल स्क्वायर। तो इसमें राइट हैंड साइड में आप इस तरह के डबल डेरिवेटिव देख रहे हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पर है कि ये जो डेल ऑपरेटर है ये उल्टा डेल्टा है, और इसको उल्टा डेल्टा क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो सिग्निफिकेंस इन सेंस क्या एक नोटेशन है, लेकिन आप इसका एक सेंस निकाल सकते हो। आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम चेंज देखते हैं। तो जैसे आपने कहा कि डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बदल रहा है तो वाई कितना बदलेगा। जैसे अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सपोज ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पर कोई इस तरह का कोई डायग्राम है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट को अगर हम लोकेट कर लें तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये डेल्टा एक्स है, और इसको अगर वाई एक्सिस पर हमने इसको लोकेट कर लिया तो ये डेल्टा वाई है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमें इस जगह के एक स्लोप के बारे में बताता है कि हाउ फास्ट वाई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर अब यहाँ एक वेरिएबल था, वाई का किसी एक वेरिएबल के साथ चेंज देखना था, तो हमने डेल्टा इस्तेमाल किया। इनवर्स डेल्टा मतलब है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, मतलब मोर देन वन वेरिएबल के साथ हम कह रहे हैं। तो इसीलिए इसको हमने ट्रायंगुलर शेप में रख दिया, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये सिंगल वेरिएबल चेंज को दिखाए, और इसको इन्वर्स कर दें तो ये मोर देन वन वेरिएबल के चेंज को दिखाए। तो इस तरह के एक हम पॉसिबल आंसर सोच सकते हैं। ओके, लेट मी डिस्कस द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है ये आप वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हो, वेक्टर कैलकुलस एज अ मैथमेटिक्स की ब्रांच भी आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी इसको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद सेम, अगर ये वर्ड ना लें, विद डिस्टेंस, बिकॉज हम यहाँ एक्स वाई जेड ये सब स्पेशियल कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस से कोऑर्डिनेट है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। सपोज हमारी क्वांटिटी ये एफ है, तो हम किसी क्वांटिटी का जब डिस्टेंस के साथ बदलाव देखते हैं, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। इस डायग्राम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन f है जिसमें x की भी टर्म है, y और z के टर्म है। तो आप पार्शियल थ्योरम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल की अगर इस्तेमाल करो तो df बराबर आप इस तरह से लिख सकते हो। ये हमारे लिखने की तरीका है, एंड दिस इज कॉल्ड द थ्योरम ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। कैसा है, डेल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z। अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि अगर हम इस तरह से हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ से इस स्टेप की तरफ जा सकते हो। तो अगर आपने एक टर्म डिफाइन कर लिया आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ, और एक डॉट प्रोडक्ट ले लिया डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, तो जब इनको डॉट प्रोडक्ट लोगे देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम dl मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ आई जे के है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर f को बाहर निकाल लो, f स्केलर है, बाहर आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो, ये कुछ और नहीं है, ये असल में डेल ऑपरेटर है। तो आपने डेल ऑपरेटर यहाँ लिख लिया, f बाहर था, f लिखा, डॉट dl। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें डेल एफ है, तो यहाँ ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है। डॉट क्रॉस तब लगता है जब दो वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तो डेल एक वेक्टर है, एफ एक जस्ट एक फंक्शन है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो पहला टर्म है राइट हैंड साइड का, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसको हम ग्रेडियंट ऑफ एफ कहते हैं। तो अगर आपको चेंज इन एफ देखना है तो आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, लेट मी, अब देखो यहाँ पर अगर हम df को इस चीज को देखें तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे a और b दो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस जो भी एंगल बनना है सपोज थीटा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी हमने लिखा है df इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
दिस ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी देन दिस डीएफ विल बी मैक्सिमम, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी देन इट विल बी मिनिमम, और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तब तो ये होगा ही, मतलब जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो हम कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखते हैं यानी थीटा 0 पर, तो डीएफ विल बी मैक्सिमम। राइट हैंड साइड जब पूरी तरह से मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी मान लो फिक्स है, ये फिक्स है, तो कॉस के बदलने घटने पर ही सारा कुछ डिपेंड करेगा, तो डीएफ विल बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि जब थीटा 0 होगा, अब ये थीटा किसके किसके बीच में है, थीटा डेल एफ और डीएल के बीच में है। तो अगर ये पाथ है, ये है डीएल, और ये कोई डायरेक्शन है जो थोड़ा सा एक एंगल पे है, वो है डेल एफ, तो इन ये चेंज इन एफ कब मैक्सिमम होगा, जब डेल एफ और डीएल के बीच की डायरेक्शन थीटा 0 हो जाए। तो यानी डीएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। तो डेल एफ की डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तभी हमारा डीएफ मैक्सिमम होगा। इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इसको, जैसा पहले मैंने बताया कि डेल एफ यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ इज जस्ट अ फैंसी वे टू से डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज अ वर्ड जो कि हम वन वैल्यूड फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो केवल एक्स या वाई या केवल जेड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बहुत एक से ज़्यादा पर अगर डिपेंडेंसी है तो हम एक ज़्यादा बेहतर एक मतलब अलग तरह का नाम यूज कर रहे हैं, दिस इज द ग्रेडियंट। तो सिंगल वेरिएबल्स फंक्शन के लिए डेरिवेटिव एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए वी विल यूज द वर्ड ग्रेडियंट। ओके, so let me just show you a very beautiful example। मान लो हमारा f इस तरह से था, x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। आप इसका ग्रेडियंट ले लीजिए, आपको ग्रेडियंट ऐसे मिलेगा, सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, i कैप रहेगा, y के साथ डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 इंटू 2 4y, j कैप रहेगा, यहाँ 6z k कैप रहेगा। आप अभी प्रेजेंट पोजीशन पे हो 1 2 3 पर, और आप सोच रहे हो कि हम अपने इस फंक्शन f को फास्टेस्ट तरीके से मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब हम एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां f मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमम हो। तो क्या करें, तो आपने ग्रेडियंट निकाला, ये आपका ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट में जहां जहां ये जो आपके पास z की वैल्यू, y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, उसको रख दीजिए 1 2 3, आपका प्रेजेंट पोजीशन है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप ग्रेडियंट ऑफ f क्या पाओगे, 1 टाइम i 8 टाइम j 18k। अगर इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में कहें तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 8 18। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने फंक्शन को फास्टेस्ट तरीके से इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका फंक्शन का चेंज मैक्सिमम हो, मतलब ऐसी जगह पे हो जहां ऑप्टिमम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट 1 2 3 से 1 8 18 तक मूव करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन होगा, यहाँ पॉइंट है मान लो 3 डायमेंशन में 1 2 3, तो आपको इसी पोजीशन पर x पर ही इस पोजीशन पर आपको यहाँ पर कहीं जाना होगा जहाँ पर लोकेशन होगी 1 8 18। तो आप अगर इस डेल f को फॉलो करोगे इस डायरेक्शन में, देन यू विल मैक्सिमाइज द इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज आप देखोगे, फास्टेस्ट इंक्रीज देखोगे फंक्शन में। तो ये है ग्रेडियंट का एक तरीका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ग्रेडियंट पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंक्रीज। कीप फॉलोइंग द ग्रेडियंट यू विल रीच द लोकल मैक्सिमा। तो ग्रेडियंट क्या बताता है, ग्रेडियंट हमेशा आपको वो दिशा बताता है जिस दिशा में अगर आप चलते रहोगे तो आपका जो फंक्शन है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो आपको एक गाइड करता है, जैसे आपको तरक्की करना है, कोई आपको मेंटर कर रहा है कि आप, और आपको, आपका सपना है कि आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, देन आपको एक गाइड मिला। वो गाइड कहता है, आपको हमेशा बताता रहता है कि आप क्या करें, कैसे करें, आपको एक दिशा दिखाता रहता है। कोई मोड़ आ गया तो उस मोड़ के आने के बाद भी आप कैसे उस सबसे बड़ी अमीर आदमी बनने की तरफ आप कैसे बढ़ोगे, इस तरफ आपको अप्रोच करा रहा होता है जो। तो वैसा ही हमारा ये ग्रेडियंट ऑपरेटर है।
तो ग्रेडियंट ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा आपको एक दिशा दिखाता है ताकि आप एक उस जगह पर जो मैक्सिमा मिल सकती है उसको मिल लो। अब मैक्सिमा का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में है कि चोटी, इस पहाड़ की चोटी, और नेगेटिव सेंस में है इस पहाड़ की घाटी। मैक्सिमा का मतलब होता है ऑप्टिमम। तो जैसे ये वाली पोजीशन है जहां आप बिल्कुल दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, और ये पोजीशन है जहां आपका सारा पैसा खत्म हो सकता है। तो आपको ऐसा भी कोई गाइड मिल सकता है जो कि आपकी प्रेजेंट पोजीशन से आपको उस तरफ ले जाए जहां पर आप बिल्कुल मिनिमा की तरफ पहुंच जाओ। तो ये भी एक मैक्सिमा है पॉजिटिव सेंस में, और ये भी एक मैक्सिमा है निगेटिव सेंस में। Okay. Now let me discuss the another important property, divergence. डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस मतलब होता है बिखराव, किसी पॉइंट से डाइवर्ज करना, स्प्रेड आउट करना। तो अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमें उस वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आपको मालूम होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट जब भी आप लेते हो देन यू विल गेट सम स्केलर क्वांटिटी। तो डेल डॉट एफ यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ रिप्रेजेंटेड हाउ मच द वेक्टर एफ स्प्रेड्स आउट। वेक्टर एफ कितनी तेजी से बाहर की तरफ फैल रहा होता है, दूर जा रहा होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर हमें इसको समझना है इस डाइवर्जेंस को, देन वी हैव टू अंडरस्टूड द फ्लक्स वर्ड हमें समझना पड़ेगा। फ्लक्स वर्ड आप कई जगहों पे सुनते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या है? देखो, अगर एक जनरलाइज तरीके से कहा जाए तो फ्लक्स इज अमाउंट ऑफ समथिंग क्रॉसिंग अ सरफेस, एनीथिंग। हवा चल रही है, आपने रास्ते में एक इमेजिन करो एक शील्ड है, तो शील्ड जो है उस शील्ड से हवा जा रही है या पानी फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से जब कोई चीज़ फ्लो हो रहा होता है, उसका मोशन हो रहा होता है, तो हम वहाँ पर, और किसी सरफेस से वो पास हो रहा होता है, देन वी यूज टू डिफाइन द वर्ड फ्लक्स। जस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमने कुछ इमेजिनरी सरफेस बना ली और मान लो हवा चल रही है, तो हवा देखो इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, हर सरफेस में एंटर कर रही है। तो अगर हमारे पास सरफेस है इस तरह से कोई, और इस पे कोई जो भी एयर देख रहे हो या पानी देख रहे हो वो इसको फ्लो करके जा रहा है, देन दिस इज द नेगेटिव फ्लक्स। सरफेस में एंटर कर रहा है सरफेस को इस तरफ से, तो नेगेटिव फ्लक्स। और इधर से सरफेस से बाहर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है सरफेस से इमर्ज आउट हो रहा है, देन दिस इज द पॉजिटिव फ्लक्स। तो हम एक नोटेशन फॉलो करते हैं, अगर ये जो भी आप मान रहे हो, फ्लो, डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ विंड या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आप दिखा रहे हो एरो के थ्रू, अगर इस सरफेस में इनवर्ड है, इनवर्ड मोशन कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, देन दिस इज द नेगेटिव फ्लक्स का एक साइन कन्वेंशन है। और अगर ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, देन दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ फ्लक्स का आप कहोगे। किस पे डिपेंड करते हैं? अब आपने जो सरफेस लिया है उसका साइज कितना है। आप भाई सरफेस का एरिया बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है बढ़े हुए सरफेस एरिया से और भी लाइनें निकलेंगी जो छोटे से नहीं निकल पा रही थी। आपने ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस कैसा रखा है, आपने सरफेस बिल्कुल सीधा रखा है परपेंडिकुलर, या सरफेस को आपने थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। तो आपने सरफेस ऐसे रखा है या ऐसे रखा है। लाइट मान लो इधर से विंड आ रही है, आपका सरफेस ऐसा है तो बिल्कुल सीधे इसको क्रॉस कर रही है, या इसको तिरछा कर दिया है तो भी इससे निकल रही है। तो ओरिएंटेशन का चेंज जब हो जाता है तो भी फ्लक्स की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का मतलब है कितने अमाउंट में इधर से आप क्वांटिटी को दिखा रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर यहाँ कोई बड़ा चार्ज रखा है तो उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रही होंगी, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लाइनें एरिया क्रॉस कर रही होंगी तो फ्लक्स हमारा ज़्यादा होगा नेगेटिव वैल्यू में, और बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स ज़्यादा होगा पॉजिटिव वैल्यू में। तो अगर हम डाइवर्जेंस को डिफाइन करें तो डाइवर्जेंस को हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने मान लो एक वॉल्यूम ले लिया, इस तरह से हमने इन दो सरफेसेस को कनेक्ट कर दिया, एक वॉल्यूम बन गया, तो डाइवर्जेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जनरली इसको हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं टोटल चेंज इन फ्लक्स निकालना है
तो आप क्या करोगे, उस चेंज को x डायरेक्शन में निकालो, उस चेंज को y डायरेक्शन में निकालो और उसी चेंज को z डायरेक्शन में निकालो। ऐसा कर पाओगे अगर, तो आप देखो जैसे ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है डेल डॉट एफ, इसी को आप फिर से पाओगे। यहाँ पर आप लिख रहे हो डेल डॉट एफ जो कि डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड पे है, जो कि असल में एक स्केलर नंबर है। ओके, नाउ जस्ट सी दिस एग्जाम्पल। ये असल में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो दिस इज अ पोटेंशियल डायग्राम ऑफ डाइपोल, एक डाइपोल का डायग्राम है। तो पॉजिटिव चार्ज से हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे एरो देख रहे हो ब्लू कलर के, हालांकि मैंने ये जो कुछ ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं, इसके ऊपर सिंक की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इस जगह पर मान लो हमने एक बॉक्स कवर कर दिया इस तरफ से, तो आप देखोगे इस बॉक्स में हर तरफ से लाइनें एंटर कर रही हैं। तो इस वैल्यू क्या कहोगे कि ये एक निगेटिव फ्लक्स है। और यहाँ अगर हमने कवर कर दिया कोई एरिया, कोई वॉल्यूम बना दिया, तो यहाँ से लाइनें बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इस तरह को हम कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स है। तो इंडिपेंडेंटली अगर आप ब्लू रीजन को देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स है। इंडिपेंडेंटली अगर आप रेड रीजन को देखोगे देन यू विल गेट द नेगेटिव फ्लक्स। सपोज आप इस पूरे डाइपोल को किसी एक बॉक्स से कवर कर दो, तो आपने जो इमेजिनरी वॉल्यूम बनाया था उसने दोनों कवर कर लिया। अब अंदर बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन आप देख रहे हो कि इस सरफेस से लाइनें बाहर निकल रही हैं और इस सरफेस में लाइनें एंटर कर रही हैं। और अगर कैलकुलेट करोगे दोनों चार्ज सेम वैल्यू के हैं, तो आप पाओगे कि जितने चार्ज बाहर निकल रहे हैं उतने ही चार्ज यहाँ अंदर, जितनी लाइनें यहाँ से बाहर निकल रही, नॉट चार्ज, जितनी इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर निकल रही उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइनें यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, अगर दोनों के चार्ज बराबर हैं तो इस तरह से हम फ्लक्स को, अब यहाँ पर कुछ डाइवर्ज नहीं कर रहा है, जितना निकल रहा है बाहर निकल रहा है उतना एंटर कर रहा है, तो एवरीथिंग इज जस्ट बैलेंस्ड। ओके, नाउ दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट दिस। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे एरिया बना दो तो कितनी लाइनें पर यूनिट एरिया के पर यूनिट वॉल्यूम में एंटर कर रही हैं, आप उससे इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हो। चूंकि एंटर कर रही हैं तो ये निगेटिव होगा, इसको हम कन्वर्जेंस कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ये ग्रेडियंट को शो कर रहा है, आप कलर ग्रेडियंट देख पा रहे हो। यहाँ पर वाइट नेचर है और यहाँ पर ब्लैक नेचर है, या कह दो मोर ब्लैक और ये रीजन है लेस ब्लैक, या दिस इज द मोर वाइट and this is the region of less white. So this is the gradient of coloring. आप देख रहे हो left to right या right to left. Okay, just the last mathematical जो हमें समझना है वो है कर्ल। कर्ल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलेशन पर एरिया या सर्कुलेशन डेंसिटी। देखो भाई पहले सर्कुलेशन समझ लो। फोर्स दैट pushes along a closed boundary is called circulation. इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आप जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा टब है, पानी का टब है, और आप उस पानी के टब में अपने हाथ को घुमाइए ताकि उसके अंदर एक भंवर बन जाए, व्हर्लपूल बन जाए। अब आपके पास टब में एक भंवर बन गई। अब आपने क्या किया, उस भंवर पर एक कागज की छोटी सी नाव रख दी। अब ये नाव जो है ये उस भंवर के हिसाब से गोल गोल उसके चारों तरफ, मतलब उस घूमते हुए पानी के ऊपर इस तरह से घूमेगा। तो इस नाव को घुमाने के लिए फोर्स कितना काम कर रहा है, F। तो आप यहाँ पर सर्कुलेशन डिफाइन करोगे, फोर्स दैट पुशेस अलोंग अ क्लोज बाउंड्री। तो जो बाउंड्री है इसके अलोंग जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम सर्कुलेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सर्कुलेशन जो हो रहा है इसका एरिया है मान लो A1। तो आप देख रहे हो इसका एरिया काफ़ी बड़ा है, ये जो सर्किल बन रहा है। सपोज हम इस एरिया को श्रिंक करना शुरू करें, जैसे अगर हम सोचें, इमेजिन करें कि हमने इसका एरिया घटा दिया, तो एरिया घटा दिया तो अब सर्किल छोटा बन गया लेकिन फोर्स उतना ही रखा। तो धीरे धीरे हम इस एरिया को कम करते करते एक पॉइंट तक ले गए। तो पॉइंट करने का मतलब एरिया बहुत कम हो चुका है लेकिन जो सर्कुलेशन का फोर्स था वो उतना ही है। तो कर्ल क्या होता है, कर्ल जो होता है वो सर्कुलेशन यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है।
तो अगर वर्लपूल को, अगर आप इस भंवर को श्रिंक कर दो एक बहुत छोटे से पॉइंट में, इतने छोटे से पॉइंट में पानी घूम रहा है लेकिन उतना ही फोर्स लग रहा है जितना यहाँ लग रहा था, तो हम कहेंगे कि इस समय इस सिचुएशन में कर्ल काफी ज्यादा है। तो कर्ल इज एसोसिएटेड विथ द मोशन ऑफ, सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी स्पीड में हो रहा है, कितने फोर्स के साथ हो रहा है, उस हिसाब से कर्ल का मैग्नीट्यूड डिफाइन होगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं डेल क्रॉस से। तो अगर आप किसी फंक्शन का कर्ल निकालना चाहते हो तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो सवाल आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर लॉ काम करता है, राइट हैंड थंब रूल यू कैन से, कि अगर आपने राइट हैंड को की उंगलियों को इस तरह से घुमा दिया तो उस समय आपकी उंगलियां जो होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, है ना। ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। और जो थंब होगा दैट थंब विल बी अपसाइड, और ये जो थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ कर्ल। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है देन द डायरेक्शन ऑफ थंब, इफ द फिंगर्स आर अलोंग द anti-clockwise direction, then the thumb represented the direction of curl. Okay, so we have studied the, हमने समझा ग्रेडियंट, हमने समझा डाइवर्जेंस और हमने समझा कर्ल। ग्रेडियंट जो होता है वो बदलाव को दिखाता है कि दूरी बदलने के साथ कितनी तेजी से आपको फंक्शन चेंज हो रहा है। डाइवर्जेंस फंक्शन के बिखराव को दिखाता है कि कितनी तेजी से किसी पॉइंट से निकल करके वो फंक्शन बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो रहा है। कर्ल किसी पॉइंट के अबाउट रेट ऑफ सर्कुलेशन को दिखाता है, कितनी तेजी से उस पर एक ट्विस्ट काम कर रहा है जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पर टर्न कर रहा है, कर्ल बिहेवियर शो कर रहा है। सो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट इन मैथमेटिकल पैरामीटर्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग इस थ्योरी को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। ओके, सो वी विल इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।